गुड इवनिंग एवरीवन। क्विकली ज्वाइन करो सेशन बाबू। क्विकली ज्वाइन करो सेशन। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बाबू? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग शायद आपको फॉर्मेट्स प्रिंसिपल पढ़ाया था, स्नेल्स लॉ इन काइनेमेटिक्स, और हम लोग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे। उसके हमने एक दो क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, चलो आज उसको कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से ख़त्म करके अपना 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। देखो अब इसको ट्राई करो, ये क्वेश्चन है। आपके पास ये एक सर्कल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट को आप ओरिजिन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, सेंटर है ये। इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है जो अभी इसके सेंटर पर है, इसकी इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी मान लेते हैं। ये वेलोसिटी कुछ v0 है। ठीक है, तो इस सर्कल का और ये स्ट्रेट लाइन का ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गए। इनिशियली ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो हम इसको I1 बोल देते हैं। ये इनिशियल इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लेकिन जैसे जैसे ये स्ट्रेट लाइन आगे जाएगा तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट चेंज करता जाएगा या इंटरसेक्टिंग पॉइंट मूव करता जाएगा, है ना? तो आपको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वही चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है। ट्राई करो इसको। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। कैसे करेंगे इसको? तो हम मान लेते हैं कि मेरा ये जो गिवन स्ट्रेट लाइन है कुछ समय के बाद कहीं कुछ यहाँ आ जाएगा, यही होगा ना?
तो यहाँ पे ये इसका नया इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। दोनों में से किसी भी एक को लेकर एनालिसिस कर सकते हैं, हम ऊपर वाले को ही ले लेते हैं। तो ये इसका I2 हो जाएगा, है ना। मान लेते हैं कि ये t डिस्टेंस तक आगे ट्रैवल किया, t समय तक, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये v0t। अरे कोई चीज़ v0 के स्पीड से चले तो t टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, v0t। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अगर बाबू आप ध्यान से देखो तो हम बार बार आपको बोलते हैं कि ये वाला जो वेक्टर होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर है, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो ज्वाइनिंग वेक्टर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाल लें, है ना, अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाल लें तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। क्योंकि सबको पता है कि वी आई वेक्टर अगर हमको निकालना है तो हम डी ऑफ एस वेक्टर बाई डी टी कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर तुम ध्यान दो तो ये वेक्टर यहाँ पे और ये वेक्टर यहाँ पे, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर को ओरिजिन मान लें तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। बोलो, वेक्टर फॉर्म में ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो वेक्टर फॉर्म में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो आप फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर सकते हो। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर बहुत इजी है कि अगर आप इसको ओरिजिन मान लो, ओरिजिन आप किसी को भी मान सकते हैं, आप ओरिजिन इसको मान सकते हैं, आप ओरिजिन इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी ओरिजिन मान सकते थे, है ना। तो आप किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सेंटर को ओरिजिन मान लिया जाए तो बहुत ईजिली तुम वेक्टर लिख पाओगे। बोलो, क्लियर है कि नहीं। तो मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये सर्कल है, इसका रेडियस r है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 0, r। तो बेसिकली ये हो जाएगा 0 i कैप प्लस r j कैप, क्योंकि ये y एक्सिस है। हम इसको x डैश, इसको y और y डैश जैसा ट्रीट कर लो। तो इस पॉइंट का ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, y एक्सिस पर। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो ये हो गया इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ये आगे v0 डिस्टेंस आया है, तो I2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, v0t। ओरिजिन से इतना ही ना आगे है, और ये कितना है, ये कैसे निकालोगे, ये हाइट बताओ। अरे इजी है बाबू, ये डिस्टेंस v0t है, ये डिस्टेंस r है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये नहीं निकल जाएगा। तो ये आपका मान लेते हैं इसको y, तो y विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस v0t का होल स्क्वायर। बोलो, सही है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस v0t का होल स्क्वायर। अरे बोलो तो, सही है ना। ये रेडियस है, ये पता ही है, हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर जैसा निकाला जा सकता है। तो आर एफ का कोऑर्डिनेट आ जाएगा v0t i कैप प्लस अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस v0t का होल स्क्वायर ऑफ j कैप। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसमें से इसको माइनस करोगे, इसका i तो 0 है और इसका i बस यही है, तो ये हो जाएगा v0t i कैप प्लस इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस v0t का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r, और ये पूरा का क्या हो जाएगा, j कैप। अरे बोलो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया। अब आप इसको कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्टिंग वी आई वेक्टर कैसे निकलेगा, डी एस वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी वेक्टर। तो बस आपको डिफरेंशिएट करके लिख देना है, वी नॉट टी को डिफरेंशिएट करोगे तो वी नॉट बचेगा। अरे बोलो, इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, तो r स्क्वायर माइनस
वी नॉट टी का होल स्क्वायर। चेन रूल लगाओगे, आर स्क्वायर का करोगे तो ज़ीरो आएगा, और वी नॉट टी का स्क्वायर करोगे तो टू वी नॉट टी आएगा। वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, टू वी नॉट टी आ जाएगा माइनस। चेन रूल लगाओ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे रूट एक्स से तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। उसके बाद अंदर का करोगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, और ये क्या है, वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ वी नॉट स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी हो जाएगा, और माइनस आर का फिर डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये तो बाहर ही है। तो ये आपका आ गया वी नॉट आई कैप, ये टू से टू भी कट जाएगा, माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वी नॉट टी का होल स्क्वायर जे कैप। दिस विल बी योर आंसर। देखो, जो तरीका मैंने आपको पिछले बार सिखाया था उसी तरीके पर क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको पुराने इंटरसेक्टिंग पॉइंट और नए इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो आपको डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर पता चल जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर पता चल जाएगा, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी का भी वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? एक बार देख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। सही है ना? खुश रहो। हेलो। हो रहा है। अच्छा, ऑनलाइन आज से नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज पुराना टॉपिक था ना, हम सोचे कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो नया क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है? ठीक है, चलो तो कल मिलते हैं। टाइम पे रहिए, लेट मत होइए। क्लियर है ये चीज़? आपके पास बाबू एक ये वेज है, ठीक है? एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है इस जगह पर, इनिशियली आपका स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन और वेज का ये इनिशियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। अब आपका ये जो स्ट्रेट लाइन है वो मान लो इस डायरेक्शन में वी नॉट स्पीड से चल रहा है, तो जैसे जैसे ये स्ट्रेट लाइन नीचे आएगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज करता जाएगा, तो फिर आपको वही चीज़ वी आई की वैल्यू निकालनी है। बोलो, क्लियर है? ट्राई करो, ट्राई करो बाबू इसको। ये आपको वेज का एंगल थीटा ये दिया हुआ है, ये थीटा क्वेश्चन में गिवन है, वो एंगल जो है वेज का वो थीटा है। सेम तरीका निकालो आगे, इसका एक आगे किसी पॉइंट पर ले जाओ, नया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढो, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकालो, उसको डिफरेंशिएट करो, आपका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा।
कैसे करोगे? किसी लेटर टाइम t पर ये स्ट्रेट लाइन कहीं कुछ नीचे आ जाएगा ऐसा। हम मान लेते हैं कि ये किसी t टाइम के बाद हम एनालिसिस करेंगे, तो सबको पता है कि ये डिस्टेंस उस केस में कितना हो जाएगा, वी नॉट टी। अरे इस डायरेक्शन में वी नॉट से चलोगे तो टी टाइम के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, वी नॉट टी। ठीक है, तो यानी ये हो गया आपका अगला इंटरसेक्टिंग पॉइंट, है ना। तो ये जो वेक्टर यहाँ से यहाँ तक दिखेगा यही डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर होगा, है ना। हम इसको इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। तो ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर भी हो जाएगा और ये पोजीशन का भी वेक्टर हो जाएगा। अगर आप इसको ओरिजिन मानो तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर, और इसको इनिशियल मानोगे और इसको फाइनल मानोगे तो डिस्प्लेसमेंट का भी वेक्टर हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाई है, ठीक है। तो यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, माइनस वी नॉट टी, नीचे साइड में है ना। तो यानी I2 का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो वाई कोऑर्डिनेट पता है, ये चाहिए। तो अब ये वी नॉट टी है, ये थीटा है, तो बताओ ये कितना होगा। इस वाले ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से अगर तुम टैन थीटा लोगे, हम इसको x मान लेते हैं, तो ये x डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये वी नॉट टी हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट टी इंटू टैन थीटा। तो यानी आप I2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना आगे है, इतना आगे है, वी नॉट टी इंटू टैन थीटा। और इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना नीचे है, माइनस ऑफ वी नॉट टी। सही है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा वी नॉट टी इंटू टैन थीटा आई कैप माइनस वी नॉट टी इंटू जे कैप। खत्म। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं, डी एस वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, वी नॉट और टैन थीटा तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएंगे, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, यहाँ पे भी टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1। तो ये हो जाएगा आपका वी नॉट टैन थीटा आई कैप माइनस वी नॉट जे कैप। दिस इज योर वी आई वेक्टर। बोलो क्लियर है कि नहीं। हर क्वेश्चन में एक ही काम कर रहे हैं, पिछले क्लास से जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए थे उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, और हर क्वेश्चन में वही काम कर रहे हैं जो पिछले बार किए थे। अरे बोलो ना। एक ये देखो तो, एक इस टाइप का भी कुछ सिंपल पूछा जा सकता है। ये आपका फ्लोर है, ठीक है, और ये आपका वॉल है। सीढ़ी देखा है, सीढ़ी, सीढ़ी ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम तुमको बोलें एक सीढ़ी लगाओ तो तुम सीढ़ी ऐसी ना दीवार पे टिकाओगे, एक पार्ट उस दीवार पे रहेगा और उसका जो पैर है वो जमीन पे रहेगा, तो फिर सीढ़ी पर ऐसे ऐसे चढ़ोगे, है ना। दिस इज अ लैडर। ये आपका एक लैडर है, ठीक है। अरे बोलो, इसका जो लेंथ है इस लैडर का, वो एल लेंथ ले सकते हो। अब इसका ये जो बॉटम वाला जो पॉइंट है, यहाँ वाला जो पॉइंट है, इसको इस डायरेक्शन में वी नॉट के स्पीड से खींच दिया गया। कभी सीढ़ी को फिसलते हुए देखा है, सीढ़ी ऐसी फिसलेगा, इधर से फिसल जाएगा तो ये इधर जाने लगेगा, तो ये वाला पॉइंट नीचे आने लगेगा, नहीं आने लगेगा, ये नीचे आने लगेगा। तो तुमको बताना है ये वाला वेलोसिटी कितना होगा अगर ये वी नॉट है तो। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आपके पास ये फ्लोर है, ये दीवार है, आपने एक सीढ़ी ऐसे लगाया था, ये सीढ़ी का जो पैर है वो इस डायरेक्शन में, इसको आप वी नॉट वेलोसिटी मिल गई, तो जाहिर सा बात है कि अगर ये नीचे इधर आने लगेगा तो ये पॉइंट इधर से नीचे आएगा। तो अगर आप इसको वी नॉट के वेलोसिटी से खींच रहे हो या ये वी नॉट के वेलोसिटी से स्लिप कर रहा है, तो ये कितने वेलोसिटी से ये पॉइंट नीचे आएगा, बोलो।
देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए आप इस पॉइंट को ओरिजिन ट्रीट कर लो, ठीक है। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ये जो वी नॉट है, हम इसको डी एक्स बाई डी टी नहीं लिख सकते? ये जैसे जैसे ये जैसे जैसे इधर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका एक्स चेंज होगा, तो जैसा एक्स चेंज होगा वैसा वेलोसिटी आएगा। अगर हम इस वाले एक्सिस को x मान लें, इस वाले एक्सिस को y मान लें, तो मेरे हिसाब से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर जैसा दिखेगा। ये x हो गया, ये y हो गया, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर लिख सकते हो। जिस रेट से x चेंज होगा वो x की वेलोसिटी होगी, और जिस रेट से y चेंज होगा वो y की वेलोसिटी होगी। तो हम इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, फिर ये क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स बाई डी टी। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू फिर क्या होगा डी वाई बाई डी टी, चेन रूल, और l कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो हम इसको लिखेंगे 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2y इंटू डी वाई बाई डी टी। माइनस 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, डी एक्स बाई डी टी ही तो वी नॉट है। अगर इसकी वेलोसिटी वी नॉट दी गई है तो x ही तो चेंज करेगा ऐसे। तो यानी ये वाला वेलोसिटी हो गया x इंटू वी नॉट, और ये हो गया माइनस ऑफ y इंटू यही वाला वेलोसिटी, हम इसको वी वाई बोल सकते हैं। तो ये वी वाई है। तो यहाँ से वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी माइनस एक्स बाई वाई इंटू वी नॉट। अरे बोलो, ये हो जाएगा आपका आंसर। हम्म, देख लो एक बार अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आया हुआ क्वेश्चन है जेई में, है ना। ये लैडर वाला प्रॉब्लम अच्छा खासा है, रोटेशन वगैरह में भी लैडर के प्रॉब्लम्स काफ़ी आते हैं, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो करेंगे। टाइम बीइंग के लिए आप इस तरीके का एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपके पास लैडर है, कभी इसका वेलोसिटी दे देगा, कभी बोलेगा इसको ऊपर खींच रहे हैं, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये नीचे आएगा। तो सेम तरीका है, इक्वेशन लिखो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जो वेलोसिटी दिया है उसको पुट करो, दूसरा वाला वेलोसिटी निकल जाएगा। देख लो अच्छे से, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सही है। ये माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पे? माइनस साइन ये बता रहा है कि जब ये इधर जाएगा तो ये तो नीचे ही आएगा। तो इस वाले डायरेक्शन को आप नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं ना, ऊपर पॉजिटिव वाई होता है, इधर नेगेटिव वाई होता है, इसलिए वेलोसिटी तो नेगेटिव ही आना है, इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर हम कोई एंगल दे देते हैं, बोल देते हैं ये एंगल थीटा है, तो आपको यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी, है ना। एक्स बाई वाई को आप क्या लिख पाओगे? कॉट थीटा। अरे वाई बाई एक्स टैन थीटा होगा, तो एक्स बाई वाई क्या होगा? कॉट थीटा। तो वी वाई की वैल्यू आप लिख पाओगे माइनस वी नॉट कॉट थीटा। माइनस तो बस क्या बता रहा है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वी वाई क्या हो जाएगा? वी नॉट कॉट थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं ये चीज़? ठीक है। इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले समय में जब आप और आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग डील करेंगे। टाइम बीइंग के लिए वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स में आप इतनी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। बोलो बाबू क्लियर है? तो दिस कंप्लीट्स योर वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स। वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स हमने फुल डिटेल में कवर कर लिया। अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टू डायमेंशनल काइनेमेटिक्स, है ना। टू डायमेंशनल काइनेमेटिक्स में पहले हम लोग आज कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपको फील दे देगा कि 2D के क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। और इसके बाद हम लोग इसमें मेन दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक रिलेटिव मोशन। ठीक है, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हर जगह आते हैं। ठीक है, और ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे आने वाले चैप्टर में भी आपको किसी भी प्रॉब्लम में लग सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो आगे किसी भी चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन आ सकता है। ठीक है, इसीलिए उनको पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है ना?
तो वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स हमने बेसिकली एकदम बेसिक से लेके एकदम अच्छे लेवल तक, एडवांस लेवल तक कवर किया है। रेस्ट और मोशन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वन डायमेंशनल के क्वेश्चंस, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल के क्वेश्चंस, वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस, ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, हमने फुल डिटेल में सारा कुछ कवर किया है। ठीक है, चलो तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है टू डायमेंशनल मोशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, वन डायमेंशन को बोलते थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। टू डायमेंशनल का मतलब ये होता है बाबू, अब ध्यान से थोड़ी चीज़ों को देखना, ठीक है। टू डायमेंशनल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। अभी तक आपका बॉडी वन डायमेंशन में था, तो या तो आपका बॉडी एक्स एक्सिस पर हॉरिजॉन्टल चलता था आगे पीछे, या तो आपका बॉडी सिर्फ वाई पे चलता था ऐसे आगे पीछे। मतलब बॉडी के मोशन के दौरान उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा होता था। जैसे हम बोले कि एक बॉडी यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, तो मोशन के दौरान सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज किया। हम एक बॉल को ऐसे नीचे से ऊपर फेंके, तो बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो सिर्फ उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। तो उनको बोलते थे वन डायमेंशनल मोशन या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए आपका बॉल बॉडी कहीं इनिशियली इस पॉइंट पर है और ऐसे ऐसे चलकर वो इस पॉइंट बी पर आ गया, बोलो। तो जैसे जैसे वो ए से चलते हुए बी पर जा रहा है, वैसे वैसे हर पॉइंट पर वो एक्स भी चेंज कर रहा है और वाई भी चेंज कर रहा है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि अब जब बॉडी मोशन में रहेगा तो उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, दो कोऑर्डिनेट पोजीशन के चेंज होंगे। अरे बोलो तो, ठीक है, एक एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, है ना। तो अब आपको पोजीशन वेक्टर को x1 कॉमा y1 डिफाइन करना पड़ेगा, तो आप इसको x2 कॉमा y2 डिफाइन करोगे। अभी तक आप सिर्फ या तो x लिखते थे या तो y लिखते थे। अब आपका बॉडी जैसे जैसे मोशन में होगा वैसे वैसे उसका x का भी कोऑर्डिनेट चेंज करेगा और y का भी कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो है आपका मोशन इन क्या हो गया, टू डायमेंशन हो गया। यहाँ बॉडी जैसे जैसे मोशन में होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, साथ साथ में चेंज करेगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्लेन इसीलिए बोलते हैं बाबू, प्लेन का मतलब होता है एक सरफेस जैसा, है ना। जैसे मान लीजिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये पूरा आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, है ना। जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये पूरा प्लेन कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। और प्लेन हमेशा कैसा चीज होता है, टू डायमेंशनल। ठीक है, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो भी बॉडी ए से बी जा रहा है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। जैसे जैसे वो बॉडी मूव करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर तुम पोजीशन वेक्टर लिखोगे अब, तो तुमको लिखना पड़ेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। अभी तक तुम पोजीशन वेक्टर लिखते थे सिर्फ एक के टर्म में, या तो एक्स के टर्म में या तो वाई के टर्म में, लेकिन अब तुमको लिखना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर हमेशा दोनों के टर्म में, एक्स के टर्म में भी और वाई के टर्म में भी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये आर एक्स है और ये क्या है, आर वाई। ये पोजीशन वेक्टर एक्स के लिए है, ये पोजीशन वेक्टर वाई के लिए। आपको बता रहा है कि बॉडी अभी आपका एक्स एक्स कोऑर्डिनेट उसका कितना है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है। ठीक है, जैसे मान लो हम बोले कि आपका बॉडी यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये क्या हो गया, 2,3, और इसको मान लो हम बोलते हैं 5,7, बोल सकते हैं ना। तो इसका इनिशियल, तो कहीं ना कहीं ओरिजिन तो लेना ही पड़ेगा, तो हम मान लो एक यहाँ ओरिजिन ले लेते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है, ओरिजिन। तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर। नहीं होगा, दिस विल बी आर आई वेक्टर, दिस विल बी आर एफ वेक्टर।
तो अब किसी भी पॉइंट का बॉडी का पोजीशन डिफाइन करने के लिए आप एक कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे कि दो कोऑर्डिनेट डिफाइन करेंगे? इसका पोजीशन बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, तब आपको वो पॉइंट मिलेगा। इसका पोजीशन बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि एक्स में 5 चलेंगे, वाई में 7 चलेंगे, तब जाके वो पॉइंट मिलेगा। तो आप इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? 2i कैप प्लस 3j कैप। और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे? 5i कैप प्लस 7j कैप। अरे बोलो, क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बाबू? अच्छा बाबू देखो, एक हम बात तुमको फील दिला देते हैं। पूरा का पूरा जो 2 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं वो एग्जैक्टली 1 डायमेंशनल जैसी ही होती हैं, है ना? 2 डायमेंशनल जो चीज़ें होती हैं वो एग्जैक्टली 1 डायमेंशनल जैसी ही होती हैं। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, तो हर चीज़ दो दो में डिवाइड हो जाएगा, है ना? जैसे हम अगर x की बात करेंगे और y की बात करेंगे तो हम हमेशा x में x की चीज़ें लिखेंगे और y में y की चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अब दो होगा, एक sx होगा और एक sy होगा। बोलो, डिस्प्लेसमेंट एस एक्स में भी होगा और डिस्प्लेसमेंट वाई में भी होगा। देखो यहाँ से एक्स भी कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, वाई भी कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो एक्स में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट है और वाई में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी की बात करोगे तो वेलोसिटी एक्स में भी होगा, वेलोसिटी वाई में भी हो सकता है। एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन एक्स में भी हो सकता है और एक्सेलरेशन वाई में भी हो सकता है। ठीक है, एक ही चीज़ जो दोनों के लिए सेम रहेगा वो है टाइम। अरे बोलो, समय कभी किसी पे डिपेंड नहीं करता, सारी चीज़ें समय के हिसाब से चलती हैं। टाइम वैसे भी स्केलर है। इन सब में एक्स और वाई लिखने का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ये सारे वेक्टर्स हैं और वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। तो आप बोल सकते हो ये वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का था इसलिए इसको वी एक्स लिखा गया, ये वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का है इसलिए इसको वी वाई लिखा गया, लेकिन टाइम तो स्केलर है ना? टाइम क्या है? स्केलर, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो टाइम ही ऐसा है जो कभी एक्स और वाई के लिए अलग अलग नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें एक्स और वाई के लिए इस बार क्या होंगी? अलग अलग होंगी। यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? अच्छा, जो आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, याद है इक्वेशंस ऑफ मोशन? इक्वेशंस ऑफ मोशन का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कब करते हैं? जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। अरे बोलो, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग एस एक्स के लिए लिख सकते हैं, एस एक्स विल बी यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। देखो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो एक्स के लिए लिख रहे हैं तो सब एक्स एक्स है, वेलोसिटी भी एक्स वाला ही है और एक्सेलरेशन भी एक्स वाला ही है। अगर हम इसी चीज़ को वाई के लिए लिखें तो हम यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो, क्लियर है? तो ये चीज़ x के लिए हो गया, ये चीज़ y के लिए हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं? अगर आप आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पर वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी भी लिख सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब x वाला हो गया, तो हम y वाला भी लिख सकते हैं, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। हम चाहें तो वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू एस एक्स लिख सकते हैं। सारा चीज़ x वाला है तो हम सारा चीज़ y वाला भी लिख सकते हैं, 2ay इंटू एस वाई। तुमको ऐसा नहीं लगता कि वही काम करना है जो अभी तक करते हुए आ रहे थे? बस पिछले बार एक बार करते थे, अब कितने बार करेंगे? 2 बार करेंगे, एक बार x के लिए अलग करेंगे और एक बार y के लिए अलग करेंगे। इतना ही आसान है 2 डायमेंशन, है ना? बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे आएंगे प्रोजेक्टाइल में, रिलेटिव में, तो उनको करेंगे, लेकिन बेसिक फंडामेंटली 2 डायमेंशन का मतलब होता है दो 1 डायमेंशन, है ना? पढ़ेंगे 2 डायमेंशन लेकिन मन में सोचेंगे कि ये दो 1 डायमेंशन में है। एक्स वाली चीज़ों को अलग सॉल्व कर लेंगे, वाई वाली चीज़ों को अलग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक्स अकेले सॉल्व होगा तो 1D जैसा होगा कि नहीं? और वाई अकेला सॉल्व होगा तो 1D जैसा होगा। अंत में आंसर को कंबाइन करके लिख देंगे तो 2D हो जाएगा। वो सीखेंगे कैसे लिखते हैं। अरे बोलो बाबू, अब हम एक बात बताते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम एक्स और वाई को एकदम इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वेक्टर्स में पढ़ाया है।
जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो कभी भी एक का इफेक्ट कभी दूसरे पर नहीं जाता। मेरी बात समझ रहे हो? देखो, कभी भी अगर आपके वेक्टर्स आपस में क्या हो बताओ, बोलोगे ही नहीं, परपेंडिकुलर हैं, तो वन डू नॉट अफेक्ट अदर। ये सारी बातें हमने पीछे की हैं और इस चैप्टर में भी हम आपको बताए हैं। जैसे फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तुमको थोड़ा याद भी आ जाएगा। मान लो आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी की मस्त इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, तो हम इसको x बोल सकते हैं, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। और इस बॉडी पर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है y डायरेक्शन में, तो ये ए वाई हो जाएगा, मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन जब भी आता है तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज करती है। तुम हमको बताओ, क्या इस y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगने से x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, है ना। ये अलग है और ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई भी इफेक्ट इधर नहीं जाएगा और इसका कोई भी इफेक्ट इधर नहीं जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि y में एक्सेलरेशन है तो y की वेलोसिटी समय के साथ चेंज कर जाएगी, लेकिन ये y वाला एक्सेलरेशन किसी भी तरीके से x डायरेक्शन के वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छा चीज है ना। वेक्टर्स अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो जीवन बहुत आसान होता है, क्योंकि कभी भी एक का इफेक्ट किसी दूसरे पर नहीं जाता। तो क्या एक्स वाला कोई भी चीज वाई को इफेक्ट कर सकता है? क्या वाई वाला कोई भी चीज एक्स को इफेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए एक्स को अलग सॉल्व कर सकते हैं, एक्स को वाई से कोई मतलब नहीं है और वाई को एक्स से कोई मतलब नहीं है। एक्स इंडिपेंडेंटली अलग सॉल्व हो जाएगा और वाई इंडिपेंडेंटली अलग सॉल्व हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं? है ना, हमेशा याद रखना, ठीक है। वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो कभी भी एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर को अफेक्ट नहीं करता। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए वाई विल नॉट चेंज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ए वाई विल नॉट चेंज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। एक्सेलरेशन का काम ही होता है वेलोसिटी को चेंज कराना। तो आपको लगेगा इस बॉडी पर एक्सेलरेशन तो लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है? वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज करा सकता है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि एक्स और वाई आपस में परपेंडिकुलर है। अरे बोलो यार, समझ रहे हो ना, यही बेसिक फंडामेंटल है। तो आप हमेशा याद रखना, आप टू डायमेंशनल को कैसा ट्रीट करोगे? टू वन डायमेंशनल। बोलो क्लियर है कि नहीं? जब भी क्वेश्चन टू डायमेंशन का आएगा हम लोग उसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे? दो वन डायमेंशन की तरह। एक्स को अलग, वाई को अलग, और ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट वाई के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा? क्या वाई एक्स का वेलोसिटी वाई के वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, या वाई के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा, क्या वाई के डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा? कुछ नहीं। बस एक ही चीज दोनों में सेम हो सकता है, वो है समय। क्योंकि समय कैसा चीज है, देखो, अगर हम बोलते हैं कि बॉडी 2 सेकंड तक मोशन में रहा, थोड़ा फील करना, ठीक है, अगर हम बोलें कि ये बॉडी ए से बी चलने में 2 सेकंड लिया, तो वो 2 सेकंड एक्स के लिए भी है और वाई के लिए भी है। तो हम बोलेंगे उसी 2 सेकंड में इस बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट 2 से चेंज होकर 5 हो गया, और उतने ही दो समय में बॉडी का वाई कोऑर्डिनेट 3 से चेंज होकर क्या हो गया? 7 हो गया। ऐसा तो नहीं कि एक्स के लिए अलग टाइम दिया गया, वाई के लिए अलग टाइम दिया गया। टाइम स्केलर है, उसके पास कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, है ना। इसलिए टाइम ही एक ऐसा वेरिएबल है, या टाइम ही एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्स के लिए हो या वाई के लिए हो, सेम ही हो। अगर हम बोलेंगे कि ये बॉडी ए से बी जाने में अगर 2 सेकंड का समय लगता है, तो 2 सेकंड में ही वो अपना एक्स कोऑर्डिनेट 2 से 5 चेंज कर गया और 3 से 7 चेंज कर गया। वो एक्स के लिए भी टाइम 2 ही सेकंड होगा और वाई के लिए भी टाइम 2 ही सेकंड होगा। एक्स और वाई के लिए समय अलग अलग नहीं होगा। बाकी जितने भी वेक्टर वाले क्वांटिटी हैं वो सब एक्स के लिए अलग होंगे और वाई के लिए अलग होंगे। एक्स इंडिपेंडेंट होगा और वाई इंडिपेंडेंट होगा, है ना। एक्स इंडिपेंडेंट होगा और वाई इंडिपेंडेंट होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये बेसिक फंडामेंटल अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं आगे, ठीक है। देखो, जैसे मान लो हम डिस्प्लेसमेंट लिखें,
डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं एक्स एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, है ना। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फॉर्म में, वो एक्स का भी है और वाई का भी है। तो अगर हमको यहीं से वेलोसिटी वेक्टर चाहिए होगा तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डी एस एक्स बाई डी टी कर देंगे प्लस क्या कर देंगे डी एस वाई बाई डी टी कर देंगे। बोलो है कि नहीं। तो वेलोसिटी वेक्टर इसी को हम वी एक्स आई कैप और इसी को क्या बोल देंगे वी वाई जे कैप। सारे कॉन्सेप्ट सेम हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिफरेंशिएट होगा तो क्या आएगा वेलोसिटी। अब अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए तो हम इसी को डी वी एक्स बाई डी टी कर सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं डी वी वाई बाई डी टी कर सकते हैं। ये हमको क्या देगा ए एक्स दे देगा और ये हमको क्या दे देगा ए वाई दे देगा। अरे बोलो, अभी तक करते थे ना, जैसे आपको वेलोसिटी चाहिए होता था तो आप लिखते थे डी एस बाई डी टी। अभी तक आप एक्स और वाई नहीं लिखते थे क्योंकि वो एक ही डायमेंशन में होता था, डिस्प्लेसमेंट एक ही होता था। लेकिन जब बॉडी 2 डायमेंशन में मूव करेगा तो एक डिस्प्लेसमेंट होंगे कि 2 डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक वेलोसिटी होगा कि 2 वेलोसिटी होगा, दो एक एक्सेलरेशन होगा कि 2 एक्सेलरेशन होगा, दो एक्स का अलग और वाई का अलग। तो अगर हमको वी एक्स निकालना है तो हमको यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेना पड़ेगा एक्स वाला, उसको टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर हमको ए एक्स चाहिए तो हम डी वी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, क्योंकि ए का एक्स का एक्सेलरेशन एक्स के वेलोसिटी पे ही डिपेंड कर सकता है, वाई के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि एक्स और वाई आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर। बोलो ये सब बातें क्लियर हो गई बेसिक में। एक बार इसको अच्छे से देख लो फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। एक दो क्वेश्चन करोगे ना तो तुमको आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। बहुत इजी चीज़ है, अपने दिमाग में बस एक लाइन 2 लाइन बसा लो। 2 डायमेंशन का मतलब 2 1 डायमेंशन, और 2 1 डायमेंशन मतलब एक्स अलग और वाई अलग। एक्स की सारी चीज़ें एक्स से निकाली जाएंगी, वाई की सारी चीज़ें वाई से निकाली जाएंगी। एक्स का कोई भी चीज़ वाई को अफेक्ट नहीं कर सकता और वाई का कोई भी चीज़ एक्स को अफेक्ट नहीं कर सकता, सिंपल। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है। देख लो अच्छे से देख लो एक बार। हो गया। एक बॉडी है, उसका एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस बॉडी का जो मास है वो 2 kg है, ठीक है। और इस बॉडी पर आप वाई डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन का, ठीक है। तो आपको फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। सिंपल सा चीज़ है। जैसे ही तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तुमको 1 डायमेंशन दिख रहा है या 2 डायमेंशन। यहाँ पर कौन, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। अगर 1 डायमेंशन होता तो सारी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में होती। यहाँ पे तो फोर्स ऊपर लग रहा है और वेलोसिटी इधर है। अगर आप इस डायरेक्शन को x मानोगे तो हम लिख सकते हैं, हमेशा स्टार्टिंग में सीखने के लिए स्टार्टिंग में ऐसे एक टेबल बना लिया करो। x इधर लिखा करो और x का सारा डेटा इधर लिखो, y का सारा डेटा इधर लिखो, ठीक है। चलो, x डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको वाई में कोई वेलोसिटी दिया है, नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। समझते हो। अच्छा, फोर्स दिया है, मास दिया है, तो एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हैं। एफ इज इक्वल टू किस से, एम इंटू ए से। फोर्स 2 न्यूटन है, मास भी 2 kg है, एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ए वाई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बॉडी पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन होता है। काइनेमेटिक खत्म होने आ गया और आपको यही बात नहीं पता है अभी तक। ठीक है, तो यानी ए वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, कितना दिया गया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपको ए एक्स दिया गया है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है या कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं, जीरो हो गया। अरे बोलो। ठीक है, तो तुमको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना है। तो टाइम 2 सेकेंड दिया गया है, तो समय तो 2 सेकेंड इसके लिए भी होगा और 2 सेकेंड इसके लिए भी होगा। अब वेलोसिटी निकालना है तो आपको vx भी निकालना होगा और vy भी निकालना होगा। क्या बॉडी पर लगने वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। इसका मतलब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। अब एक बार लगाएंगे या दो बार लगाएंगे, दो बार लगाएंगे, x के लिए अलग लगाएंगे और y के लिए अलग लगाएंगे। तो पहले हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हमको वेलोसिटी चाहिए तो हम vx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ux प्लस ए एक्स इंटू टी लिख सकते हो। ax की वैल्यू 0 है तो ये पूरा खत्म हो गया। तो vx किसके बराबर आ गया, ux के बराबर, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है। यानी 2 सेकेंड के बाद भी x की वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। देखो ये वही बात है, एक्सेलरेशन y में लग रहा था तो वह x की वेलोसिटी को चेंज कर पाएगा क्या, नहीं, x पहले भी 2 था तो बाद में भी 2 ही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है तो हम एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर लिख सकते हो। ए एक्स 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यू एक्स कितना है 2, टाइम कितना है 2, तो एस एक्स कितना आ जाएगा 4 मीटर। इसका मतलब आपका बॉडी एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, 4 मीटर ट्रैवल करेगा इन 2 सेकेंड्स। एक्स में जो भी चीज़ें निकालनी थी वो मैंने एक्स में निकाल लिया। अब वही सारी चीज़ें हम किस में निकालेंगे, वाई डायरेक्शन में। वी वाई चाहिए तो वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इसका यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 0, तो ये चीज़ 0 है। लेकिन एक्सेलरेशन है ना कितना 1 और टाइम कितना है 2, तो वी वाई कितना आ जाएगा। अरे बोलते क्यों नहीं हो यार, 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालना है यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई 0 है लेकिन 1/2 ए वाई तो है 1 और टाइम कितना है 2, 2 4 हो जाएगा 2। एस वाई ये भी कितना हो जाएगा 2 मीटर्स, एस वाई कितना हो जाएगा 2 मीटर्स। इसका मतलब जो भी चीज़ तुमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में निकालना था वो तुमने एक्स में भी निकाल लिया और वाई में भी निकाल लिया। वेक्टर लिखने आता है ना, वेक्टर, बस खत्म। वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बोलो क्लियर है। वी एक्स कितना निकाले हो 2, तो ये हो गया 2 आई कैप और वी वाई कितना आया 2, 2 जे कैप। बोलो वेलोसिटी वेक्टर निकल गया कि नहीं। अब मान लो तुमको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो तुमको पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंगल पूछ ले, डायरेक्शन पूछे, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हो, tan अल्फा क्या हो जाएगा वी वाई बाई वी एक्स। ये सारी चीज़ें मैंने वेक्टर में पढ़ाई हैं आपको। 3 स्पेशल केसेस, ये तीसरा स्पेशल केस है जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और एंगल निकालना हो तो y को x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। अब तुमको क्या चाहिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकल गया, वेक्टर का डायरेक्शन भी निकल गया। मेरे हिसाब से तुमको बहुत आसान लगना चाहिए। कुछ नहीं किया है, बस 2 बार 1 डायमेंशन वाली चीज़ें की हैं, है ना। सबसे बेसिक फंडामेंटल यही है। बड़े से बड़े क्वेश्चंस, बड़े से बड़े क्वेश्चंस में भी यही चीज़ हम लगाएंगे, यही चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे और यही चीज़ हम लगाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस तरीके का एक टेबल बना लेना ताकि क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे आपको पता चल जाए कि एक्स की चीज़ें क्या हैं और वाई की चीज़ें क्या हैं। एक्स के लिए अलग से इंडिपेंडेंट सारी चीज़ें लगेंगी, वाई के लिए अलग से लगेंगी, क्योंकि एक्स कभी वाई को इफेक्ट नहीं कर सकता और वाई कभी एक्स को इफेक्ट नहीं कर सकता। बोलो चमका या नहीं चमका,
चल बाबू, अब तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कैसे लिखा जाएगा, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। बताओ एस एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर और एस वाई कितना है 2, तो यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा 4 i कैप प्लस 2 j कैप। मान लो तुमसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा √20 मीटर्स। आंसर। एक्स को अलग निकाल लो, वाई को अलग निकालो, अंत में खाली वेक्टर फॉर्म में लिख लो, खत्म काम, है ना। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो √20 मीटर है, और जो आपका वेलोसिटी है वो 2√2 मीटर पर सेकंड है टोटल नेट। नहीं तो वेक्टर फॉर्म में पूछे तो एक्स का इतना है, वाई का इतना है, इसमें एक्स का इतना है, वाई का इतना है। बोलो क्लियर है कि नहीं। क्या मैंने, हम फिर से बोल रहे हैं, क्या मैंने एक्स की चीज़ें निकालने के लिए कोई भी वाई का डेटा इस्तेमाल किया? क्या मैंने y की चीज़ें निकालने के लिए कभी भी x का डेटा इस्तेमाल किया? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स कभी भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। ये बेसिक, सबसे बेसिक फंडामेंटल है ना। मेरे हिसाब से तुमको एक बेसिक आइडिया तो लग गया होगा कि 2 डायमेंशन में चीज़ें कैसे चलने वाली हैं। 2 डायमेंशन का मतलब 2 1 डायमेंशन, एक्स को अलग वाई को अलग सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। बोलो सही है। एक बार अच्छे से देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। है ना, आज आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पढ़ करा के थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर तो लेवल बढ़ ही जाएगा। आपको तो पता ही है, आज आपको थोड़ा फील आ जाए कि 1D हो 2D होता क्या है, और 2D के सवाल क्या है। मेरे हिसाब से अगर आपको 1D सॉल्व करने आता है तो आपको 2D भी सॉल्व करने आता है। बस वहाँ सारी चीज़ें एक बार लगाते थे, यहाँ 2 बार लगाएंगे, एक्स में अलग वाई में अलग। चलो, एक बॉडी है, उसका टाइम t = 0 पर वेलोसिटी वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो आपको निकालना है क्वेश्चन में वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t = 2 सेकेंड्स। ठीक है, एक बॉडी है जो टाइम t = 0 पे उसका वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया है और उसका एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है। बाबू देखो, हम एक बात तुमको बता देते हैं, क्योंकि आप नए नए हैं, आप पढ़े भी होंगे तो चीज़ें भूल सकते हैं, इसीलिए जब तक ये 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स चलेगा आपको 1 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स और वेक्टर एकदम अच्छे से आना चाहिए। वेक्टर का तो यहाँ इतना खतरनाक इस्तेमाल है जितना तुमने अभी जीवन में नहीं किया होगा। अभी तक तुमने बस वेक्टर पढ़ा है, अभी वेक्टर का तुमने असली रूप देखा नहीं है ना। तुमको इस वाले टॉपिक में वेक्टर का असली रूप दिखेगा, इसलिए वेक्टर्स एकदम अच्छे से आना चाहिए। और वेक्टर बहुत सिंपल चीज़ है, सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी की हैं, लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, आप उनको आराम से देख सकते हो। पढ़े हो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना वेक्टर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, बताओ बताओ। बिल्कुल सही, पहले टेबल बनाएंगे, एक्स की चीज़ें अलग और वाई की चीज़ें अलग। वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप लिखा है, तो जो चीज़ आई के साथ होगा वो एक्स होगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। वाई में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है। एक्सेलरेशन जो आई के साथ है वो एक्स होगा, तो ए एक्स की वैल्यू हो गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए वाई की वैल्यू हो गई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो सही है यार। अच्छा, टाइम इसके लिए भी 2 सेकेंड होगा और टाइम इसके लिए भी 2 सेकेंड होगा। अरे बोलो, समय ने तो भगवान लोग की परीक्षा ले ली, ये एक्स और वाई क्या ही उखाड़ पाएगा, इसलिए समय हमेशा दोनों के लिए सेम रहता है। अरे बोलो यार, तुमको निकालना क्या है, तुमको निकालना है वी एक्स, तुमको निकालना है वी वाई, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए तो तुमको डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए एस एक्स और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए एस वाई। मेरे हिसाब से अब तुम ये क्वेश्चन बना सकते हो एग्जैक्टली वैसे जैसे पीछे बना था,
चलो फटाफट ट्राई करो। आराम से सीखो, है ना, बेसिक चीज़ें करने आ जाएंगी तो जब लेवल बढ़ेगा तो आपको कम से कम इन बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए जब कभी भी बाबू देखो आप कोई नया चीज़ सीखते हो ना, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में या उस पर्टिकुलर टॉपिक में या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे हर लेवल के क्वेश्चंस बनाने ज़रूरी हैं। और स्टार्ट हमेशा कैसे करना चाहिए, एकदम इजी लेवल के प्रॉब्लम से। तो क्या होगा ना, आप दो चार पांच इजी लेवल के प्रॉब्लम या बेसिक लेवल के प्रॉब्लम बना लोगे तो आपका बेसिक क्लैरिटी हो जाएगा कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। फिर लेवल बढ़ेगा, फिर कुछ क्वेश्चन में आएगा, फिर कुछ क्वेश्चन में आएगा, तो आप उसके ऊपर सोचने के लिए वो रहेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बेसिक्स उनका क्लियर ही नहीं रहता और लेके बैठ जाएंगे इरोडो, है ना, या उस लेवल के प्रॉब्लम्स करने लग जाएंगे, डायरेक्टली जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम करने लग जाएंगे। ठीक है, हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तुम देख लेना। ये क्लियर हो गया क्या? तो कैसे करोगे बताओ? वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी हो जाएगा, सही है ना? यू एक्स कितना है, 2, प्लस ए एक्स कितना है, 3, और कितने समय के बाद निकालना है, 2। तो वी एक्स कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 मीटर पर सेकेंड, सही है। एस एक्स निकालोगे, यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स कितना है, 2, टाइम भी है 2, प्लस 1/2 ए है 3, और 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा ये, 3 × 6 + 4 10 मीटर्स, सही है ना? सिमिलरली तुम वी वाई निकालोगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना है, 3, ये कितना है, 4 × 2 8 11 मीटर पर सेकेंड। और एस वाई निकालोगे तो यू वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई कितना है, 4, टाइम कितना है, 2, प्लस 1/2 ए वाई इंटू, नहीं यू वाई 3 है, ये है 4 × 4, ये 8 और 6 हो जाएगा 14 मीटर्स। यही सब आया होगा, ठीक है। तो आपका फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखोगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स कितना है, 8, और वी वाई कितना है, ये हो जाएगा 8 i कैप प्लस 11 j कैप, यही आया होगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनली लिखोगे, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, सही है ना? एस एक्स कितना है, 10, और एस वाई कितना है, 14, तो ये हो जाएगा 10 i कैप प्लस 14 j कैप। यही आया ना? क्लियर है?
एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो दिया गया है बाबू 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप, है ना। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ये दी गई है 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप, ठीक है। तो आपको निकालना है, और इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट भी दिया है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका जो पोजीशन है वो 2,4 है, मतलब उसका इनिशियल पोजीशन दिया है। अब सिर्फ x नहीं देगा, एक्स वाई भी देगा, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है, इनिशियल पोजीशन है ये, समझ रहे हो। ये जो चीज़ है ये इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन का वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना है, एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स निकालना है। ट्राई करो इसको। नहीं समझ रहे, देखो आप समझो थोड़ा, देखो यहाँ पे एक बॉडी है, ये इसका ओरिजिन है, अरे बोलो, इनिशियली वो 2,4 पे है, तो ये 2 और ये 4 मान सकते हैं यहाँ पर। ये इसका, ये बॉडी अभी ए पॉइंट पर है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, 2,4। अब वो बॉडी की वेलोसिटी दी गई है तो उसके हिसाब से बॉडी मूव करेगा, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, और ये भी बताना है कि 2 सेकेंड के बाद, मान लो 2 सेकेंड के बाद आपका बॉडी यहाँ कहीं आ जाता है, तो आपको इस पॉइंट का क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। नहीं, जैसे इसने इनिशियली बताया कि ये 2,4 पर था, तो 2 सेकेंड के बॉडी बॉडी चल कर किस पॉइंट पर चला जाएगा, आपको उस पॉइंट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। बहुत इजी है, चलो ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई। सबसे पहले क्या करोगे, टेबल बनाओगे, एक्स की चीज़ें अलग लिखोगे और वाई की चीज़ें अलग लिखोगे। ये एक्स है, ये वाई है, बस एक ही चीज़ तो दिया है, वेलोसिटी वी एक्स, सॉरी इनिशियली दिया है ना, तो यू एक्स कितना है, या ये तो फंक्शन दिया है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, वी एक्स कितना 2t, और वी वाई कितना है 3t²। अब वेलोसिटी पता है तुमको, एक्सेलरेशन निकालना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है, आगे। तुम यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाओगे क्या तुमको पता है कि वेलोसिटी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा कि वेरिएबल आएगा, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इस्तेमाल। वैसा भी अगर आपको कभी क्वेश्चन फंक्शन के फॉर्म में देता है तो आप उसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही करते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, और पोजीशन निकालने के लिए या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इंटीग्रेट ही किया जाता है। चलो करो, आंसर निकालो इसका।
हम तुम लोग को होमवर्क दिए थे 150 क्वेश्चन, तो कल लेकर आइएगा। बहुत दिक्कत होता है आप लोग को बुक लाने में। इतना आप लोग शरीर से कमजोर हैं कि घर से बुक लेके आने में आप लोग थक जाते हैं। फिजिक्स में तो देखो, केमिस्ट्री में तो जो पढ़ाए हैं मेजॉरिटी क्वेश्चंस उसी से रहते हैं। फिजिक्स में तो देखो, फिजिक्स भी आसानी है, फिजिक्स में बस आपको प्रैक्टिस चाहिए। जब तक देखो, जब तक आप 11th में आने के बाद 500-600 क्वेश्चन नहीं बना लेते हैं, तब तक आपका वो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी इम्प्रूव नहीं होगा। है ना? देखो क्या होगा ना कि जैसे जो जिस जिस लेवल के प्रॉब्लम्स हम लोग क्लास में किए हैं, उसके बाद हम आपको जितना होमवर्क दिए हैं, अगर आप उतना आराम से करते जाओगे तो आने वाले 2-3 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर के बाद आप एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा। आप कोई क्वेश्चन पढ़कर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका डायग्राम सही से बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी एबिलिटी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी होती है, वो 400, 500, 600 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन बनाते बनाते तक आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप बनाओगे नहीं तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा वो। चलो कैसे करोगे बताओ। अरे बाबू देखो, आपको वेलोसिटी दिया है और आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है। वी एक्स पता है, वी वाई पता है, तो ए एक्स कैसे निकालोगे? डी वी एक्स बाई डी टी। ये क्या है? 2t, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। यानी ए एक्स की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए वाई कैसे निकालोगे? ए वाई विल बी डी वी वाई बाई डी टी। नहीं, 3t स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 6t। 6t आ जाएगा। और कितने समय पे निकालना है? 1 पे। तो टाइम की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 6 × 1 कितना हो जाएगा? 6। तो ए वाई की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। मेरे हिसाब से आपको एक्सेलरेशन का वेक्टर तो मिल गया, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बोलो, ए एक्स कितना है? ये हो जाएगा 2 i कैप प्लस 6 j कैप। ये आपका आंसर हो गया, ये निकल गया आपका एक्सेलरेशन का वेक्टर एट टाइम t इज इक्वल टू 1, तो निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? पोजीशन निकालना है। तो पोजीशन निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? आपके पास वी एक्स दिया है, वी एक्स कितना है? 2t। वी एक्स को आप क्या लिख सकते हो? डी एस एक्स बाई डी टी। इस t को उधर भेज दो, तो डी एस एक्स विल बी इक्वल टू 2t × dt। इंटीग्रेट होगा। इनिशियल टाइम क्या है? 0। और कितने समय के बाद पूछ रहा है? 2। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा? 2। जब टाइम t होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होता है। बताते बताते मेरा मुंह दुख गया है। ठीक है, अगर ये भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप जिंगल वाला हु कीजिए। डी एस एक्स का इंटीग्रेशन एस एक्स आएगा, और लिमिट 0 से एस एक्स तक पुट कर सकते हैं। 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t², और लिमिट पुट होगा 0 से 2। ऐसे मत देखो हमको, डर लग जाता है हमको, है ना? डर जाते हैं हम कि इतना पढ़ाने के बाद अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आए तो। ये क्या हो जाएगा? एस एक्स माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और टी के जगह क्या पुट करेंगे? 2। तो ये हो जाएगा 4 - 0। अरे बोल यार, तो एस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। नहीं आ गई? इसका मतलब ये 2 सेकेंड में आपका एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर होगा? 4 मीटर। उसी तरीके से आप एस वाई निकाल सकते हैं। वी वाई कितना दिया है? 3t²। इसको हम डी एस वाई बाई डी टी लिख सकते हैं। बोलोगे ही नहीं? अरे बोल दो मुंह खोल के। 0 से 2, और 0 से हम इसको कुछ एस वाई मान लेते हैं। तो ये तो बाबू एस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा t³, लिमिट पुट होगा 0 से 2। तो एस वाई की वैल्यू आ जाएगी 8, -0 = 8 मीटर। बोलो क्लियर है? यानी आपका बॉडी 2 सेकेंड में एस एक्स में, एक्स में 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और वाई में 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया।
है ना। तो थोड़ा बाबू हमको बुद्धि लगाओ और हमको बताओ कि आप इसका कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लोगे। इनिशियली कहाँ पे था, बोलो। 2,4 पे, है ना। ये इस पॉइंट, ये पोजीशन है इसका टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। तो टाइम t इज इक्वल टू 2 में x कितना है, एस एक्स कितना है 4। तो दो, अगर तुम पहले 2 मीटर पर खड़े हो और 4 मीटर एक्स में कवर करोगे तो नया पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 6। इनिशियली तुम y कितने पे खड़े थे, 4। और y में कितना डिस्प्लेसमेंट की कवर किया, 8। तो नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 12। तो यानी इस पॉइंट का नया कोऑर्डिनेट जो है वो हो गया 6,12। अरे बोलो यार, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एट टाइम t इज इक्वल टू 2 है। बोलो आंसर आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल सा चीज़ है। अरे इनिशियली 2,4 पर थे, एक्स में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर कवर किए, वाई में डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर कवर किए, तो 2 में 4 जोड़ दो तो 6 आ जाएगा, और 4 में 8 जोड़ दो तो 12 आ जाएगा, है ना। तो 2 सेकंड के बाद वो बॉडी जो है वो 2,4 से चलकर किस पॉइंट पर चला जाएगा, 6,12 पे। कोई दिक्कत। चलिए अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलो एक और ट्राई करो। एक बॉडी है, इसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और इस बॉडी पर एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर, 5 नहीं, तो कैलकुलेशन सिंपल रहेगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है। तो तुमको वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स निकालना है। ट्राई करो इसका। वेलोसिटी का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर चाहिए एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। एक बॉडी है, x डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 है। अरे बोलो। और एक बॉडी पर एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, लेकिन कैसे एक्ट कर रहा है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो आपको बताना है ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 3 सेकंड के बाद क्या होगा, और बॉडी की वेलोसिटी 3 सेकंड के बाद कितनी होगी। सेम सेम क्वेश्चन है, चलो करो, इजी है। सबसे पहले टेबल, बिना टेबल बनाए अगर आप बढ़े तो स्टार्टिंग है, आप कांड कर देंगे, कांड। सब तुम भूल भाल के बैठ गए हो इतने दिन में। 1D का बात छोड़ दो, वेक्टर में भी तुम्हारा हवा उड़ा है। रिवाइज करो चीज़ों को, जल्दी जल्दी अप टू डेट हो जाओ। कितना लेक्चर हो गया फिजिक्स में, 11 हो गया। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। कोई डाउट है।
एक्स में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। वाई में कोई इनिशियल वेलोसिटी है? नहीं। 0 मीटर पर सेकेंड रहता तो देता ना कि वाई में भी कुछ वेलोसिटी है। ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है वो तो किसी एंगल पर एक्ट कर रहा है, तो क्या किया जाए, हम लोग इस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे वेक्टर्स में, है ना, जिसके साथ एंगल उसके साथ। तो इधर आ जाएगा ए एक्स हो जाएगा आपका 6 cos 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे कंपोनेंट ले लेंगे, एक ऐसा और एक इसके परपेंडिकुलर। इसी दिन रात के लिए तो आपको कंपोनेंट सिखाया है कि जब कभी भी कोई चीज़ एंगल में आ जाए तो आप उसको दो परपेंडिकुलर में रिजॉल्व कर सकें। क्या बताया था, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये 6 cos 30 डिग्री होगा, cos 30 √3/2 होगा, तो ये हो जाएगा। और इधर एक्सेलरेशन ए वाई कितना हो जाएगा, 6 sin 30 डिग्री, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो सही है। तो यानी आपको ए एक्स मिल गया, ए एक्स है कितना, 3√3, और ए वाई कितना है 3। कितने समय के बाद चीज़ें निकालनी है, 3। तो टाइम इसके लिए भी 3 सेकेंड है और टाइम इसके लिए भी 3 सेकेंड है। क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी, तो वी एक्स निकालना है, वी वाई निकालना है, एस एक्स निकालना है, एस वाई निकालना है। अभी भी नहीं बनेगा, बस यही चीज़ तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बाबू देखो, जब कभी भी आपको कोई वेक्टर किसी एंगल में दे, आप हमेशा उसको कंपोनेंट में तोड़ लेना। तो कंपोनेंट में जैसे ही तोड़ोगे तो आपको दो परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और परपेंडिकुलर मिल जाएगा तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। अब तो बना सकते हो ना, चलो बना के ख़त्म करो इसको। कर लियोगे, बन जाएगा ये। चल।
एक बॉडी का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2t i कैप प्लस 3t² J कैप। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है मीटर पर सेकेंड। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन x डायरेक्शन में, है ना। इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन x डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी का वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड निकालना है। इफ पार्टिकल इज इनिशियली एट 1, 2, ये क्वेश्चन है ना। ये बॉडी का एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है ना, 2t i कैप प्लस 3t² J कैप। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपको इस बॉडी की वेलोसिटी निकालनी है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल निकालनी है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, है ना। और बॉडी इनिशियली कहाँ पर खड़ा है, वही चीज़ है, 1, 2 पर खड़ा है। डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, जोड़ दोगे तो फाइनल कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। चलो स्टार्ट। पढ़ाने लगो ना तो सब फोन इसी समय आ जाएगा। सबसे पहले बाबू टेबल बनाया करो। एक्स अलग, एक्सेलरेशन दिया है तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 2t, और ए वाई की वैल्यू कितनी है 3t²। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इसके लिए भी सेम ही होगा, इसके लिए भी सेम ही होगा। तो आपको वेलोसिटी चाहिए v(x, vy), और आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको sx और sy भी चाहिए होगा। देखो अच्छे से।
इसको क्या हो गया यार।